हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ट्राइबल्स, दिकूज एंड डिवीजन ऑफ अ गोल्डन एज, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जब हमने वीडियो लेक्चर मैंने डाला था उसमें हमने रूलिंग द कंट्री साइड जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स रहे थे एंड देन उसके क्वेश्चन आंसर्स वाली जो एक लेक्चर था वो भी मैंने अपलोड किया था। सो वो भी आप देख लीजिएगा। अब जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं तो वो सोच रहे होंगे ये चैप्टर तो हमारी बुक में है ही नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा दूं। ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है पुरानी बुक में, उसमें उसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, इसी चैप्टर की मॉडिफिकेशन की गई है और जिसको नाम दिया गया है ट्राइबल, दिकूज एंड डिवीजन ऑफ अ गोल्डन एज। ओके, अब क्या है, हम इस चैप्टर का जो टाइटल दिया है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो मीनिंग यहाँ वर्ड दिया हुआ है वो है ट्राइबल। तो ट्राइबल का क्या मीनिंग होता है? ट्राइबल का मीनिंग होता है आदिवासी। ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं, या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। वैसे उनको माइग्रेंट भी बोला जाता है, बट ट्राइबल्स वो हो गए जो जंगलों में रहते हैं और एक जगह पे टिक के नहीं रहते, इनका कोई अपना एक ठिकाना नहीं होता था। ठीक है, ये एक जंगल से दूसरे जंगल चले गए तो उनको ट्राइबल्स बोला गया है। देन आता है दिकूज। ये जो ट्राइबल्स थे ना, ये इन दिकूज को दिकूज किनको बोलते थे? जो आउटसाइडर्स होते थे, यानी कि जो बाहर से लोग आते थे ना, उनको ये क्या बोलते थे? दिकूज बोलते थे। ठीक है, जैसे आपके ब्रिटिशर्स हो गए। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। अब द विजन ऑफ अ गोल्डन एज का मतलब स्वर्ण युग। स्वर्ण युग दैट मीन्स कि सोने वाला एरा नहीं, सोने वाला व्यू नहीं, दैट मीन्स कि एक ऐसा नज़रिया जब ये ट्राइबल्स जो थे इन दिकूज से, इन आउटसाइडर से अपने आप को क्या करेंगे? फ्री करवा लेंगे। उस समय का जो एरा होगा उसको गोल्डन एज का एरा बोला गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है स्टार्टिंग में। 1895 में एक आदमी था जिसका नाम था बिरसा, जो कि देखा गया था कि वो जंगलों में क्या कर रहा है? रोम कर रहा है, घूम फिर रहा है। और वो कौन से जंगलों में घूम रहा था? झारखंड का एक विलेज था, गांव था छोटा नागपुर। वहाँ पे उसको छोटा नागपुर के जंगलों में उसको घूमते हुए देखा गया। किसको? बिरसा को। लोगों का ये कहना था कि वो उसके पास एक मिरेक्युलस पावर्स है, यानी कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीपल ग्रेन। वो क्या करेगा? हर एक बीमारी को, मतलब कोई भी बीमारी है उससे मतलब लोगों को राहत दिला सकता है। और जो भी मतलब गेहूँ है, अनाज है, उनको क्या करेगा? अगर वो 10 हैं, 10 उनके पास 10 बोरे हैं गेहूँ के, तो वो उन 10 बोरों से 20 बोरे भी बना सकता है। ऐसी लोगों की मान्यता थी। अब आगे क्या बोला है? बिरसा ने अपने आप को ये डिक्लेयर किया कि भगवान ने उसको चुना है कि वो लोगों को मुसीबतों से क्या करे? छुटकारा दिलवाए। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिकूज। वो उनको आउटसाइडर्स की स्लेवरी से, गुलामी से उनको बचाए। और बहुत जल्द ही क्या हुआ? हज़ारों लोग जो थे वो क्या करने लगे? बिरसा को फॉलो करने लगे, उसके ऊपर विश्वास करने लगे। उनका मानना था कि वो क्या है? भगवान है और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ओके, अब बिरसा था कौन एक्चुअल में? तो बिरसा जो था वो एक फैमिली से, मुंडा फैमिली से बिलोंग करता था। इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा एक ट्राइब का नाम है। तो ये एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि छोटा नागपुर में रहता था। जो फॉलोवर्स थे, फॉलोवर्स यानी कि जो बिरसा को फॉलो करते थे, उसमें सिर्फ ये नहीं, छोटा नागपुर के लोग नहीं, बहुत सारे रीजन्स के और भी बहुत सारे ट्राइबल रीजन जो थे वो उसको फॉलो करते थे, जिसमें संथल्स और ओरॉन्स आ जाता था। ठीक है, संथल्स और ओरॉन्स ये दोनों क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है, ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। जितने भी लोग थे, जितने भी ट्राइबल रीजन से बिलोंग करते थे, पीपल जो थे, जैसे संथल्स के हो गए, ओरॉन्स के हो गए, मुंडास के हो गए, ये जितने भी इस ट्राइब के लोग थे ना, ये नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको फेस करनी पड़ रही थी ब्रिटिश रूल के अंडर। आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी कंट्री में आए हुए थे। रूलिंग द कंट्री साइड में भी हमने ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का रूल था। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कौन कौन से जो सिस्टम्स थे वो उन्होंने अप्लाई किए थे। जैसे आपने पढ़ा था किसके बारे में? मुनैरो सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था
ज़मींदारी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, और भी बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में, 3 सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यही ये उस पीरियड में चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के पीरियड से ही चल रहे हैं। तो ये लोग जो थे वो नाखुश थे, किससे नाखुश थे? ब्रिटिश के रूल से। उनकी जो लाइफ थी ना वो पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी जो रहन सहन को ख़तरा हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए थे। अब उनका जो रिलीजन था, किनका, ट्राइबल ग्रुप्स का जो रिलीजन था वो अब उनको ख़तरे में नज़र आ रहा था। आगे देखिए क्या है, आगे बोल रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। कौन सी मुश्किलात थी जो बिरसा को सॉल्व करनी थी, ठीक है, सुलझानी थी। अब आउटसाइडर्स यानी कि दीकूस कौन थे, वो किनको दीकूस बोल रहे थे, और उन दीकूस से उनके रीजन को किस तरह का खतरा था, क्या कैसे उन दीकूस ने ट्राइबल्स के रीजन को अपना गुलाम बना दिया, क्या हो रहा था ट्राइबल पीपल्स के साथ ब्रिटिश रूल के अंडर, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, ठीक है, उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आए। यही सब क्वेश्चन जो हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अब आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आपको बिरसा मुंडा के बारे में पता चल गया, इसका बार बार जो है वो नाम लिया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, दैट्स वाई इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो थी वो पहले ही दे दी गई थी। अब आगे देखिए, आपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, लास्ट ईयर या आपने पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा। बहुत सारी ट्राइब्स जो थी ना वो अपने कस्टम्स और रिचुअल्स को डिफरेंट तरीके से मनाती थी, बनाती थी या मानती थी। कस्टम्स और रिचुअल यानी कि अपने रीति रिवाजों को, रहन सहन को, बड़ा उनका जो रहन सहन है और उनका जो रीति रिवाज है ना वो ब्राह्मण्स के मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इन सोसाइटीज़ के अंदर जो सोशल डिवीज़न की जाती थी कास्ट सोसाइटीज़ को लेके, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जैसे हमारी सोसाइटीज़ में आप देखते हो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, लेकिन इनकी जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनमें आपको किसी भी तरह की डिवीज़न देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको यही नहीं देखने को मिलेगा कि ये वाली ट्राइब जो है बड़ी है, संथल जो है वो छोटे हैं, ऑर्गेनो जो है वो छोटे हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला मतलब है, लेकिन इतना नहीं है जितना हमारी आम सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। जो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक ट्राइब के रहने वाले जो थे ना वो एक ही तरह का किनशिप जो था वो भी क्या करते थे, फॉलो करते थे। जैसे मुंडा ट्राइब के लोग थे वो क्या करते थे, मुंडा ट्राइब के अंदर ही क्या करते थे, एक दूसरे से शादी कर लेते थे। संथल ट्राइब के लोग जो थे वो अपनी ही जो टाइज थे वो अपने मतलब शादी कर लेना, किसी को बहन भाई बना लेना, मतलब जैसा भी था वो अपनी ही कॉमन टेरिटरीज़ के अंदर ही क्या करते थे, शेयर करते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि वो सोशल और इकोनॉमिकली उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, सोशल और इकोनॉमिकली भी उनमें डिफरेंस था। यानी कि कुछ लोग बड़े भी आते थे उनमें, लेकिन हमारी सोसाइटीज़ की तरह नहीं, जैसे हम भेदभाव करने लगते हैं वैसा वहाँ नहीं था। अगर कोई अमीर होगा तो वो इतना भी अमीर नहीं होगा, और अगर कोई सोशली डेवलप होगा तो वो इतना भी डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। अब आगे क्या बोला गया है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लीव्स, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रह रहे थे, उनका रहन सहन जो था वो कैसा था, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। अब 19th सेंचुरी के दौरान, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल थे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इन्वॉल्व होने लगे। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में इन ट्राइबल ग्रुप ऑफ पीपल्स को देखा गया और वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो थे उनमें इंडल्ज थे। जैसे सम वर झूम कल्टिवेटर्स। नाउ व्हाट इज़ झूम कल्टिवेशन, पढ़ा होगा या आपने इसके बारे में भी सुना होगा, मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कुछ जो थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे। नाउ व्हाट इज़ झूम कल्टिवेशन, ठीक है। यहाँ पे झूम कल्टीवेटर्स बोला गया, दैट मीन्स कि वो झूम की कल्टीवेशन को प्रैक्टिसाइज्ड कर रहे थे, दैट मीन्स झूम कल्टीवेशन करते थे। अब क्या है झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन को ही क्या बोला गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये मतलब नहीं कि यहाँ से शिफ्ट किया वहाँ, दैट मीन्स यहाँ से शिफ्ट किया वहाँ का मतलब ये नहीं कि आपने पहले राबी क्रॉप जो है वो करी, उगाई, फिर आपने खरीफ क्रॉप जो थी वो उगा दी, आपने बोला मैम हमने शिफ्ट कर दिया, दैट डजंट मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हियर मीन्स कि एक जगह पे उन्होंने कल्टीवेशन की, वहाँ से निकल के वो आगे बढ़ गए। दैट मीन्स कि जैसे ये एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन की, यहाँ जब उन्होंने कल्टीवेशन की, यहाँ से उन्होंने जो था अपना फसल जो थी वो काटी, इसके बाद वो आगे चले जाएंगे, मूव ऑन कर देंगे, फिर यहाँ करने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ करने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे देखो हम डीपली समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी ना, ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर
की जाती थी, मोस्टली इन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के अंदर। जैसे बहुत सारे जंगल हो गए, ठीक है, जंगल हो गया, जंगल में आपको पता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, तो उन जगहों पे एक छोटी सी लैंड जो थी वो ले ली जाती थी, ठीक है। ये समझ लो ये पूरा जंगल है, इस जंगल में एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लिया गया और यहाँ पे कल्टीवेशन उन्होंने करना शुरू कर दी। जब यहाँ पे उनकी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी फिर वो यहाँ मूव कर देंगे, यहाँ हो जाएगी तो यहाँ मूव कर देंगे। आई होप आपको क्लियर है, जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको क्लियर हो रहा है। और ये ज़्यादातर जो है झूम कल्टीवेशन जो है ये जंगलों में की जाती है। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स ऑफ अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कल्टीवेटर्स थे, यानी कि जो कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, पेड़ों के जो टॉप्स थे, जैसे कि ये पेड़ हो गए ना, इन पेड़ों का ये जो टॉप है, अब आपको पता है जंगल है तो जंगलों में हर जगह पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, और इन पेड़ों की वजह से जो सनलाइट थी ना वो ना ज़मीन पर नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जंगलों का ये जो टॉप, पेड़ों का ये जो टॉप जो लेयर थी ना, इसको उन्होंने काट दिया। जब उन्होंने इनको काटना शुरू किया तो क्या हुआ, जब देखिए अब पेड़ पहले ऐसे था, ठीक है, जब उन्होंने काट दिया तो पेड़ ऐसे हो गया, खाली इतना सा रह गया। तो अब क्या है, सनलाइट जो है यहाँ पे, जो सूरज है वो क्या कर रहा है, वो अपनी रोशनी को ज़मीन पर भेज रहा है, भेज पा रहा है। पहले यहाँ से सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जो सूरज है उसकी रोशनी नीचे आ पा रही है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि क्या हुआ, ये जंगलों में पेड़ों की वजह से वो रोशनी नीचे नहीं आ पा रही थी। इन कल्टीवेटर्स ने क्या किया, ट्री टॉप्स को काटा, जिसकी वजह से सनलाइट जो थी वो ग्राउंड पे पहुंच सकी, और उस सनलाइट की वजह से जब वो वेजिटेशन थी वो जलने लगी, लैंड को क्लियर किया गया, जलाया गया, क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। जब लैंड को कल्टीवेशन के लिए जलाया गया तो उसकी जो ऐश निकली ना, यानी कि जलने के बाद जो राख मिली, उस राख को मिट्टी के बीच में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब जो ऐश उस फायरिंग की वजह से, उस आग की वजह से जो ऐश स्प्रेड हुई, उसके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोटैश होता है। और पोटैश जो है ये इतना मतलब अच्छा माना जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। पोटैश की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब क्या हुआ, ट्री टॉप्स को काटा गया, सनलाइट को अलो कर दिया गया कि वो ग्राउंड पे पहुँचे। जब सनलाइट ग्राउंड पे पहुँची तो वेजिटेशन जो थी उसको जलाया गया, वेजिटेशन को जलाने के बाद उसको क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए। अब वेजिटेशन को जब जलाया गया तो जो ऐश उनको मिली, ठीक है, जलाने के बाद जो ऐश राख उनको मिली, उसमें बहुत सारा पोटैश था, और वो पोटैश जो था वो सॉइल की फर्टाइल करने के लिए यूज़ किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी की वजह से पेड़ों को काटा। जब वो पेड़ों को काटा तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी में, सॉइल में स्क्रैच करके क्या किया, उस ऐश को मिक्स किया। जब वो ऐश मिक्स हो गई उसके बाद उन्होंने सीड्स को फैलाना शुरू कर दिया गया, ठीक है, धीरे धीरे फैलाया, स्कैटर्ड किया फील्ड के ऊपर, ठीक है, बिना प्लोइंग किए, यानी कि हल वगैरह खेती बाड़ी करके वहाँ पे मतलब बीज नहीं बोए गए, ऐसे ही बीजों को फेंक दिया गया, स्कैटर्ड कर दिया गया, फैला दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वो सीड्स जो थे वो क्या होने लगे, उगने लगे, मतलब सो होने लगे। उसके बाद जब वो क्रॉप रेडी होगी, क्रॉप रेडी होने के बाद उसको हार्वेस्ट कर दिया गया, उसकी कटाई कर देगी, एंड देन जब उसकी कटाई कर देगी तो वो दूसरे फील्ड में आगे मूव ऑन करने लगे। इसी को बोला जाता है झूम कल्टीवेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ आप फिर से रिवाइंड करिए वीडियो को और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला कि पेड़ों के टॉप मोस्ट लेयर को काटा गया, फिर उसके बाद सनलाइट जो है वो ज़मीन पे पड़ी, ज़मीन पे पड़ने के बाद वेजिटेशन जो थी वो जली, वेजिटेशन जलने के बाद ऐश प्रोड्यूस हुई। उसके बाद पेड़ों को काटा गया, पेड़ों को काटने के बाद ऐश को मिट्टी के साथ मिलाया गया, ठीक है। मिट्टी में मिलाने के बाद फिर क्या हुआ, बीजों को फैलाया गया, ऐसे मतलब जोता नहीं गया, ठीक है, जैसे आप देखते हो ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है वो बीज बोए जाते हैं, वैसे नहीं किया गया, ऐसे ही बीजों को फैलाया गया। फिर बीज जब फैलाए गए तो उसके बाद बीज जो है वो सोन अप हुए, मतलब ग्रोन हुए, और ग्रोन होने के बाद फसल पकने के बाद उसको काटा गया, और जब वो उस फसल को काट दिया गया देन वो उसके बाद क्या करने लगे, आगे मूव करने लगे। उनका ये मानना था कि एक फील्ड जब वो कल्टीवेट हो जाती है तो उसको जो है वो फैलो, मतलब उसको खाली छोड़ देना चाहिए कुछ सालों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ खाली नहीं छोड़ेंगे तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई वो क्या करते थे, लैंड को फॉलो कर देते थे। फॉलो मतलब यहाँ पे दिया भी होगा, देखो, ऑल फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। उसको इसलिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि जो मिट्टी है वो वापस से अपनी फर्टिलिटी जो है उसको गेन कर सके। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, आपको झूम कल्टीवेशन के बारे में पता चला।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे ना, ये कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिली? इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ, यानी कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में आपको देखने को मिला, ठीक है, देखने को वहाँ पे मिलती है। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। जो इन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल जो रहते हैं, वो मतलब फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जंगल से दूसरे जंगल में, और वो मतलब इतने कैपेबल होते हैं कि वो लैंड का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को फर्दर ग्रो करने के लिए। दैट इज़ वाई दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और यही एक तरीका है जिससे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब शिफ्ट करते रहना और अपनी कल्टिवेशन करते रहना। अब ये तो आ गया कि कुछ जो थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे, लेकिन अब कुछ जो थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है, यानी कि वो शिकार करते थे और चीज़ों को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। बहुत सारे रीजन्स में यहाँ पे देखिए दो मतलब और है यहाँ पे बताया हुआ है। साल एक तरह का पेड़ होता है, फिर उसके बाद है महुआ। महुआ जो है ये एक तरह का फ्लावर है जो कि जिसको खाया भी जाता है और उसका यूज़ भी किया जाता है क्या बनाने के लिए? अल्कोहल, ठीक है, शराब बनाने के लिए। अब नीचे ये देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये किसकी पिक्चर है? डोंगरिया कांधा। डोंगरिया कांधा जो वुमेन्स हैं, ये भी एक ट्राइब है जो कि उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती हैं। ये क्या कर रही हैं? पैंडनास लीव्स को घर लेके जा रही हैं फॉरेस्ट से, ताकि वो उससे क्या कर सकें, प्लेट्स बना सकेंगी, ठीक है। ये एक तरह का पत्ता है, पैंडनस लीव्स एक तरह के लीव्स हैं जिनको ये घर लेके जा रही हैं जंगलों से, ताकि वो उनकी प्लेट्स बना सकें। अब आगे देखिए, कुछ हंटर्स थे और कुछ गैदरर्स, ठीक है। बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो हंटिंग एनिमल्स एंड गैदर वो क्या करते थे? एनिमल्स को हंटिंग यानी कि उनका शिकार करते थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या कर रहे थे? कलेक्ट कर रहे थे, गैदर कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। अब क्या बोला है? दिस सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो फॉरेस्ट को, वो जंगलों को इस तरह से देखते थे कि वो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके जीने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे क्या बोला? द खॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। यही मैंने आपको अभी बताया कि कांधा, डोंगरिया कांधा। तो जो खॉन्स तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि क्या करती है? उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं मतलब लगातार वो जंगलों में जाते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और वापस आकर वो क्या करते हैं? आपस में इक्वली मीट को डिवाइड कर लेते हैं। देन उसके बाद बोला है कि वो फ्रूट्स को खाते हैं, रूट्स को कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से रूट्स को, जड़ों को कलेक्ट करते हैं, और उनको क्या करते हैं? कुक करते हैं, और उनसे क्या करते हैं? ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। ऑयल कौन से पेड़ों से निकालते हैं? साल और महुआ के पेड़ों से वो तेल को निकालते हैं, ओके, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने बोला दे यूज़ मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पसेस। जैसे आपने नीम के बारे में सुना होगा, तुलसी के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी श्रब्स एंड हर्ब्स हैं जिनका यूज़ जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और कुछ वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो था वो लोकल मार्केट्स में जाके बेच देते हैं, ठीक है। लोकल व्यूअर जो हैं और लेदर वर्कर जो हैं वो क्या करते हैं? खॉन्स को मतलब कुसुम और पलाश फ्लावर्स जो थे वो मतलब जैसे इन्होंने यहाँ से कुछ महुआ और साल पेड़ जो था, साल ट्री जो है, उनका सामान उठाया और वो लोकल मार्केट में चले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने उनको किसको? लोकल वीवर्स को और लेदर वर्कर्स को वो सामान बेच दिया। जब वो उनको सामान बेचते हैं ना, कौन? ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, जब वो उनको सामान बेचते हैं तो वो जो वर्कर्स थे या वीवर्स थे, लेदर वर्कर जो थे, वो उनको इन रिटर्न क्या करते हैं? वो उनको कुछ सामान दे देते हैं, जैसे उनको अनाज दे दिया, मतलब आटा दे दिया, तेल दे दिया, पानी दे दिया, कुछ भी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये जो ट्राइबल पीपल्स थे, ये क्या लेके जाते थे? कुसुम और पलाश फ्लावर्स, ये उनके पास लेके जाते थे वर्कर्स के पास, सो दैट कि वो क्या कर सकें? क्लॉथ्स को कलर कर सकें और लेदर का यूज़ कर सकें, ठीक है। अब ये पलाश फ्लावर्स जो है ना, ये इनसे रंग निकाला जाता है, और होली के टाइम पे पहले इन्हीं फ्लावर्स का यूज़ करके कलर जो था वो यूज़ किया जाता था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई सब कुछ तो ठीक है, वो जंगलों में रहते थे, लेकिन वो अनाज जो थे वो कहाँ से लाते थे, और अपनी और ज़रूरतमंद चीज़ें जो थी वो कहाँ से लेके आते थे? तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या करते थे? जंगलों से सामान लेके जाते थे और उनको लोकल मार्केट्स में बेच देते थे, और जब वो उनको बेचते थे तो वो उनसे इन रिटर्न अपनी नीड्स की चीज़ जो थी ना वो ले लेते थे। जैसे उनको अगर चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए, जो भी उनको मतलब चाहिए होता था वो उनसे ले लेते थे।
इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ लगती थी तो वो उनसे उनको देकर खरीद लेते थे। कुछ समय एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड। और कई बार क्या होता था, जो वो उन्होंने कमाया होता था ना, जो पैसे उन्होंने ट्राइबल पीपल्स ने कमाए होते थे, उन्हीं पैसों से वो सामान खरीद लेते थे। क्योंकि उनमें से कुछ जो पीपल्स थे वो काम भी करते थे गाँव में, डिफरेंट डिफरेंट गाँव में काम करते थे, जैसे सामान उठाना हो गया, रोड्स को बनाने में काम करना, उसके बाद दूसरों की फील्ड्स में मतलब एज अ लेबर, फार्मर और पीजेंट्स की तरह काम करना। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैंक ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वैंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क। एंड जब क्या होता था, फॉरेस्ट का जो सामान होता था वो ख़त्म हो जाता था या कम हो जाता था, तो जो ट्राइबल पीपल्स होते थे वो क्या करते थे, काम की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, काम वो क्या करते थे, मतलब लेबर का काम करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ जो थे, कुछ ट्राइबल पीपल जो थे, जैसे कि बाइगास हो गया, सेंट्रल इंडिया का जो बाइगास जो ट्राइब थी ना, ये मतलब एक कलंक मानती थी, ये मानती थी कि भाई हमें जो है वो काम नहीं करना चाहिए, हम लोग काम नहीं करेंगे। ये क्या करते थे, फॉरेस्ट के सामान से ही अपना गुजारा जो था ये करते थे। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बाइगा टू बिकम अ लेबरर। बाइगा की डिग्निटी यानी कि उनकी मतलब उनकी ये चीज़ जो थी उनको अच्छी नहीं लगती थी बाइगा को, कि वो क्या करें, एज अ लेबरर किसी के भी आगे काम करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्राइबल ग्रुप जो थे उनको कई बार क्या करना पड़ता था, चीज़ों को खरीदना भी पड़ता था और बेचना भी पड़ता था अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब उनको जो था ना, बाज़ार का सामान जो था वो कभी बेचना भी पड़ता था और ख़रीदना भी पड़ता था, जो उनकी पास की लोकेलिटी में नहीं उनको मिलता था, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते थे। ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स क्या हो गए, जिससे मतलब पैसा उधार लिया जाता है, और ट्रेडर्स जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे, मतलब लोकेलिटी में, उनकी लोकेलिटी में आते थे चीज़ों को सेल करने के लिए, और उनको क्या करते थे, हाई प्राइजेज़ में उनको सामान जो था वो बेच देते थे। और मनी लैंडर्स जो थे, यानी कि जो जिनसे मनी, पैसा जो है वो उधार लिया जाता है, मनी लैंडर्स जो थे वो क्या करते थे, उनको लोन्स देते थे। किनको, ट्राइबल पीपल्स को लोन देते थे, सो दैट कि ट्राइबल जो है वो क्या कर सकें, अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को वो पूरा कर सके, और जिन चीज़ों की उनकी ज़रूरत है वो ट्रेडर्स को पैसा दे के ख़रीद सकें। लेकिन जो मनी लैंडर्स थे ना, वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे, यानी कि जो लोन वो मनी लैंडर जो लोन ट्राइबल पीपल्स को देते थे उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे। जैसे उन्होंने, मनी लैंडर्स ने ट्राइबल पीपल्स को 100 रुपीज़ दिए, अब इस 100 रुपीज़ के ऊपर वो क्या करेंगे, 60% जो है वो इंटरेस्ट लगा देंगे। तो जब ट्राइबल पीपल्स मनी लैंडर को पैसा रिटर्न करेगा तो उसको 160 रुपीज़ जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेब्ट एंड पॉवर्टी। और कई बार क्या होता था कि ट्राइबल्स की जो मार्केट और कॉमर्स जो था वो कई बार मतलब उनको कर्जे में और गरीबी में उनको मतलब वो आ जाते थे इसी लोन के इंटरेस्ट को देने में या पे करने में। और इसीलिए वो क्या करते थे, वो मनी लैंडर और ट्रेडर को एज अ आउटसाइडर्स मानते थे। उनको क्या मानते थे, अभी मैंने आपको बताया था दिकूज। ठीक है, उनके लिए ये एक दिकूज की तरह काम कर रहे थे और ये उनकी परेशानियों का कारण बने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से जो ट्राइबल्स थे वो मतलब कुछ झूम कल्टिवेटर्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे, अब कुछ जो है वो हर्डिड एनिमल्स थे। हर्डिड एनिमल्स यानी कि कुछ जो थे वो झुंडों में जानवरों को क्या करते थे, चराते थे या लेके जाते थे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे वो क्या करते थे, हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि उन एक ग्रुप बनाते थे और उनको क्या करते थे, जंगलों में लेके जाते थे। देवर पैस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे, जो क्या करते हैं, अपने जानवरों को मतलब डिफरेंट जगहों पे लेके जाते हैं चरवाने के लिए। ठीक है, हु मूव्ड विद देयर हर्ड, जो कि अपने झुंड के साथ, कौन सा झुंड, कैटल और शिप का झुंड। ठीक है, मतलब गाय, भैंस या फिर भेड़ों के झुंड के साथ वो जाते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंगली वो अपने जानवरों को अपने झुंडों के मतलब झुंड बनाकर लेके जाते थे उनको चरवाने के लिए। When the grass in one place was exhausted, that means कि जब एक जगह का घास जो था वो ख़त्म हो जाता था तब वो दूसरी जगह पे क्या करते थे, मूव ऑन करते थे। जैसे कि द वान गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स, ये जो वान गुज्जर्स थे पंजाब हिल्स के, लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कैटल हर्डर्स थे, यानी कि ये पशुओं को क्या करते थे, एक पशुओं का झुंड इनके पास होता था। और जो जैसे आपका आ गया गार्डीज ऑफ कुल्लू, ये शेफर्ड्स थे। शेफर्ड्स यानी कि ये भेड़ बकरियों का इनका ग्रुप था। कश्मीर के बकरवाल्स हो गए, जो कि क्या करते हैं, गोड्स को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, यानी कि गोड्स को पालते हैं,
हैं, तो ये सारे क्या करते थे, जब एक जगह का घास खत्म हो जाता था तो ये दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते थे, वहाँ चले जाते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। आप इनके बारे में और जो है वो ज़्यादा जानोगे जब आप अगली क्लास में हिस्ट्री की बुक को पढ़ोगे। ओके, नाउ आगे क्या है हमारे पास, ये एक छोटी सी स्टोरी है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। देखिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही बताया हुआ है, बायगास के बारे में बताया हुआ है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अंदर किस तरह से जो था अपनी लाइफ को रन करते थे, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में उनका उनका मतलब पूरा बताया हुआ है। अब यहाँ पे आ गया सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ जो थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे, ठीक है। अब सेटल्ड कल्टीवेशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी से पहले बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, सेटल डाउन होना शुरू हो चुके थे, यानी कि वो अब अपने आप को सेटल उन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब वो एक ही जगह पे कई कई सालों तक क्या करते थे, रहते थे और वहाँ पे रह के कल्टीवेशन करते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक ही जगह पे रह रहे थे, बल्कि अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन नहीं करते थे, माइग्रेट नहीं कर रहे थे। दे बिगेन टू यूज़ द प्लो एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। वो क्या करते थे, प्लोइंग का यूज़ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, मतलब हल जोतते थे और उनको ये जो था राइट मिल चुका था, जहाँ पे वो रहते थे उनको उनकी मतलब लैंड के ऊपर उनको राइट मिल चुका था जहाँ पे वो रहते थे। बहुत सारे केसेस में मुंडास जो थे छोटा नागपुर के, जिस लैंड से वो बिलोंग करते थे, ठीक है, यानी कि एक लैंड से, जैसे कि ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे मुंडाज लोग जो है, मुंडा ट्राइब जो है वो रह रही है। अब ये पूरी लैंड जो है ना इस पूरे मुंडा ट्राइब की होगी। अब एक पीपल जो है वो इस लैंड के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता, ये पूरी ट्राइब की लैंड है, ठीक है। एक कॉमन जो है वो होल, एक पूरी क्लैन की जो क्लैन बोल सकते हो आप, एक मतलब पूरी उस क्लैन की, ठीक है, उस वंश की पूरी क्या है वो लैंड जो है वो उस पूरे वंश से बिलोंग करती है। जितने भी मेंबर्स हैं उस क्लैन के, उस वंश के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। जिसने सबसे पहले लैंड जो थी वो क्लियर की थी वही उसका आगे वंश को चलाएगा। जैसे कि अब जैसे बिरसा मुंडा है, ठीक है, उसने क्या किया, नागपुर, छोटा नागपुर में जो लैंड थी वहाँ पे जाके उसने लैंड को साफ किया। अब वो उन सब का क्या बन जाएगा, पूर्वज बन जाएगा, जो भी उसके आगे क्लैन होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसीलिए सभी का उस लैंड के ऊपर क्या होता था, हक होता था, क्योंकि वो उसको वंश मानते थे। जैसे कि आपके पूर्वज होते हैं ना, जैसे दादा परदादा हो गए, वैसे ही बिरसा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, जैसे बिरसा ने क्या किया, एक लैंड को साफ़ किया, उसके ऊपर सबसे पहले वो गया, उसने उसको साफ़ किया, वहाँ घर बनाया, ठीक है, वहाँ रहना शुरू किया। फिर बाद में जो भी उसके क्लैन के साथ जुड़ते गए ना, वो उसके वंशज बन गए, वंशज यानी कि उसकी फैमिली से बन गए, ठीक है, वो उसका पूर्वज बन गया और वो जो ट्राइबल पीपल उसके साथ ऐड हुए वो उसके वंश बन गए। इसीलिए उन सब की जो थी लैंड जो थी वो उन सब से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट आगे बोला गया है, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे जब उन्होंने देखा कि इस तरह के ट्राइबल ग्रुप जो यानी कि जो सेटल्ड होने लगे हैं, जैसे कि आपके गोंड्स और संथल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं रेदर देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। हंटर गैदरर्स जो थे ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि भाई गोंड्स, संथल्स और मुंडास जो थे ये क्या है, एक सिविलाइज्ड ट्राइब है, ये एक अच्छी लिखी मतलब अच्छे लोग हैं जो कि एक ही जगह पे रहकर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. वो लोग जो कि क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, उन लोगों को भी मतलब ज़रूरत है कि वो सेटल्ड हों और सिविलाइज्ड हों। एक्चुअली मेन यहाँ पे ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि ये एक ही जगह पे सेटल्ड हो, वहाँ पे रहकर ये क्या करें, एक चीज़ की कल्टीवेशन करें और जब वो उसकी कल्टीवेशन हो जाएगी उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो ये चाहते थे। लेकिन जैसे अब ये आपके आगे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स आ गए, ये एक जगह पे रहकर कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स की बात मान रहे थे एंड कुछ जो थे वो नहीं मान रहे थे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। जो कॉलोनियल रूल जो था यानी कि जो ब्रिटिश रूल जो था वो कैसे अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, किसकी, ट्राइबल्स की ज़िंदगी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा था, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी जब ब्रिटिश रूल आया, ठीक है, जब अंग्रेज़ लोग आए, जब वो आए तो क्या क्या बदलाव हुए वो हम अभी देखेंगे।
वट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल चीफ्स थे, ठीक है, ट्राइबल के जो हेड्स थे उनके साथ क्या हुआ। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल्स थे और ट्राइबल चीफ जो थे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग माना जाता था, और वो बहुत सारी तरीक़ों से वो क्या करते, इकोनॉमिक पावर उनके पास, मतलब बहुत सारे राइट्स थे, अधिकार थे, इकोनॉमिक पावर भी उनके पास में थी, और वो क्या करते थे, अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज़ को वो कंट्रोल कर रहे थे। कुछ प्लेसेस में, कुछ जगहों में उनकी अपनी पुलिस होती थी और उनके अपने अपने लोकल रूल्स होते थे लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कितने लोगों को अलो है कि वो यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं, कितने को नहीं है, ये सारी चीज़ें जो थी वो मतलब किसके पास थी, किसके पास ये अधिकार था, ट्राइबल चीफ्स के पास। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद या ब्रिटिश रूल के अंडर जो फंक्शन और पावर्स थी ना ट्राइबल चीफ्स की, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स अवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। उनको ये सिर्फ यही अधिकार दिया गया कि जो उनको टाइटल दिया गया है, जैसे कोई भी टाइटल दिया गया होगा, सरदार हो गया, ठीक है, कोई भी टाइटल जो उनको दिया गया था वो उनको मतलब डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के ऊपर उनका यूज़ कर सकते हैं, उन टाइटल्स को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़मीनें जो थी वो छोड़नी पड़ेंगी, किराए पे देनी पड़ेंगी। बट दे लॉस मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फोर्स टू, उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनको छोड़नी पड़ी, ठीक है। और उनको जो था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए थे फॉरेस्ट को लेके वो उनको मानने पड़ेंगे। उनको भी क्या, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको भी ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ रहा था, ट्रिब्यूट देना पड़ रहा था। ट्रिब्यूट इन द सेंस कि उनको भी पैसे देने पड़ रहे थे ब्रिटिशर्स को, और ट्राइबल ग्रुप जितने भी थे उनको ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ रही थी, ठीक है। दे लॉस द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल, और वो अपनी पूरी तरह से जो उनके पास जो भी पावर्स थी वो खो चुके थे अपने लोगों के अंदर, यानी कि अपने लोगों के बीच में जो भी उनके पास पावर्स थी उन सबको खो चुके थे, और वो अपनी ट्रेडिशनल फंक्शंस को भी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये सब तो हमने चलो पढ़ लिया कि ट्राइबल चीफ्स जो थे उनके साथ क्या हुआ। अब ये बोल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ। तो जो ब्रिटिश जो थी वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो उन लोगों के साथ ना खुश थे, मतलब कंफर्टेबल नहीं थे उन ग्रुप्स के साथ जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे और जिनका अपना एक मतलब फिक्स्ड घर नहीं था। दे वांटेड ट्राइबल, अब वो क्या थे, वो चाहते थे कि वो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना वो क्या करें, सेटल डाउन, यानी कि एक जगह पे रुक जाएं और वो क्या करें, पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएं। पीजेंट कल्टीवेटर्स यानी कि मतलब एक जगह पे रह के कोई भी तरह की कल्टीवेशन जो है वो कर लें, ठीक है। सेटल पीजेंट जो थे वो क्या थे, वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स का ये था कि जो पीजेंट कल्टीवेटर्स है ना वो उनसे मतलब ट्रिब्यूट रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन जो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे वो उनसे कुछ भी तरह का रेवेन्यू जो था वो नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि क्या करें, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो भी पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएँ, सो दैट कि वो उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो बनाकर रख सकें। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो स्टेट से क्या कर सके, रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके, इनकम जो है वो ले सके। उन्होंने क्या किया, कुछ लैंड सेटलमेंट जो थी उनको इंट्रोड्यूस किया। लैंड सेटलमेंट्स यानी कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो कि उन सबको फॉलो करने पड़ते थे। उन्होंने क्या किया, लैंड को मेजर्ड कर दिया, यानी कि ज़मीन को मापा और कुछ राइट्स जो थे हर एक इंडिविजुअल को दे दिए लैंड से रिलेटेड, और रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया स्टेट के लिए कि भाई इतना रेवेन्यू जो है, इतनी इनकम जो है वो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। कुछ पीजेंट जो थे उन्होंने अपने आप को लैंड ऑनर्स जो थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि जो पीजेंट्स यानी कि जो पीजेंट कल्टिवेटर्स थे उनको लैंड ऑनर जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब जिनका रुतबा अच्छा था, जिनके पास कुछ अधिकार थे, उनको बोल दिया गया कि भाई आप ज़मींदार हो, और कुछ को जो था वो बोल दिया कि भाई आप टेनेंट्स हो, यानी कि आप किराएदार हो, ठीक है, आप किसी की भी ज़मीन के ऊपर काम करोगे एज अ किराएदार। एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ऑनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में देखा था कि जो किराएदार हैं उनको क्या करना पड़ता था, लैंड ऑनर्स को पे करना पड़ता था, रेंट पे करना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, और लैंड ऑनर्स जो थे वो क्या करते थे, वही किराया जो था वो स्टेट के इनकम के लिए गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो था वो पे कर देते थे।
अब आगे क्या बोला हुआ है, जो ब्रिटिश थे ना वो ये एफर्ट्स लगा रहे थे कि वो झूम कल्टीवेटर्स को क्या कर सके, सेटल कर सकें, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ जो थे वो तो मतलब सेटल हो गए, लेकिन कुछ जो थे वो सेटल नहीं हुए, बिकॉज उनके लिए झूम कल्टीवेटर्स के लिए कल्टीवेशन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना ही पानी की अवेलेबिलिटी थी और सॉइल जो थी वो भी इतनी फर्टाइल नहीं थी। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर जो थे वो क्या करने लगे, सफ़र्ड करने लगे, और इसलिए वो क्या करने लगे, वहाँ पे अच्छे से गुड्स जो थी यानी कि प्रोड्यूस जो भी क्रॉप्स वगैरह थी वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सके। सो जो झूम कल्टीवेटर्स थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ही अपनाया। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अपनाने का मतलब वो झूम कल्टीवेशन ही करते रहे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट जो थे वो किए गए ब्रिटिशर्स और झूम कल्टीवेटर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, उनको अलो कर दिया कि भाई आप क्या है झूम कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन कुछ ही पार्ट्स में, जंगलों के, फॉरेस्ट के कुछ ही पार्ट्स में, ठीक है। फिर आगे जहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि ट्राइबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, ट्राइबल वर्कर जो थे आंध्र प्रदेश में वो क्या कर रहे थे, राइस फील्ड की कल्टीवेशन कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है बहुत सारे, हाँ जी, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कलोनियल फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे ना, जितने भी कलोनियल लॉज जो थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे ये मैंने ख़त्म किया है ना, अलो देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि कौन कौन से जंगलात के कानून बनाए गए और उसका क्या असर रहा, ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अब क्या था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी ना, जैसे कि आपने देखी, वो क्या करती थी, पूरी तरह से किसके ऊपर, किसके साथ कनेक्ट कर रही थी, फॉरेस्ट के साथ। सो फॉरेस्ट लॉज के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे बदलाव लाए गए, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स की लाइफ थी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, असर देखने को मिला। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल कर लिया और फॉरेस्ट को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक स्टेट की प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से किसका कंट्रोल है, ब्रिटिशर्स का, स्टेट का कंट्रोल है, ठीक है। इसके ऊपर अब ट्राइबल्स का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, अब फॉरेस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट प्रॉपर्टी, ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, ब्रिटिशर्स का। कुछ फॉरेस्ट को ये भी क्लासिफाई कर दिया गया कि वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता बिना परमिशन के, बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो था वो क्लासिफाई कर दिया गया। और वो फॉरेस्ट कौन से थे, वो फॉरेस्ट जो कि टिम्बर प्रोड्यूस करते थे, टिम्बर यानी कि लकड़ी देते थे, ठीक है, वो लकड़ी जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, इन जंगलों के अंदर लोगों को बिना इजाज़त के यहाँ पे मतलब जाना अलो नहीं था, झूम कल्टीवेशन नहीं वो कर सकते थे, फ्रूट्स जो थे वो नहीं कलेक्ट कर सकते थे और एनिमल्स की हंटिंग भी नहीं कर सकते थे। फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी तो झूम कल्टीवेटर्स जो थे वो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ही। तो बहुत सारों को वहाँ से क्या कर दिया गया, फोर्स करके, मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती करके उन ऐसे जंगलों से उनको निकाल दिया गया और उनको बोला गया कि भाई अब आप यहाँ से निकलो और अपने लिए कुछ काम वगैरह जो है वो ढूंढो। फिर बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, जब एक बार ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को जंगलों के अंदर जाने से मना कर दिया तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ से क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उसको अपनी लेबर नहीं मिल पा रही थी कि वो पेड़ काट सके रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट लॉग्स के लिए। यहाँ पे ये रेलवे स्लीपर्स, दैट मीन्स स्लीपर जो थे ना, जैसे कि आपने देखा है अभी जहाँ पे रेलवे की जो पटरी होती है वो लोहे की है, तो उस समय पे क्या होती थी, लकड़ी की होती थी, ठीक है, ये लकड़ी के होते थे। तो यही बोला गया है कि जब फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया किसको, ट्राइबल पीपल्स को, तो उनको जो था ब्रिटिशर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनको जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही थी, लेबर नहीं मिल पा रही थी कि वो लकड़ी को काट सके और वो लकड़ी को काटने के बाद रेलवे स्लीपर्स और ट्रांसपोर्ट लॉग जो है वो बना सके। ट्रांसपोर्ट लॉग जैसे कि आप काट देखते हो, बुलक काट हो गया, ठीक है, फिर कुछ लोग घर भी बनाते थे। तो इस तरह से की प्रॉब्लम जो थी वो ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ी। फिर क्या हुआ, सो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद द सोल्यूशन, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो एक सोल्यूशन के साथ, उनके पास एक सोल्यूशन जो था वो आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, झूम कल्टीवेटर्स को एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड जो था वो फॉरेस्ट के अंदर दे देंगे और उनको अलो कर देंगे कि वो क्या करेंगे, भाई वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, ठीक है। वो कंडीशंस क्या थी,
द फॉरेस्ट। दैट मीन्स कि वो क्या करेंगे, उन कंडीशन क्या रखेगी, एक शर्त रखेगी, ठीक है। उन्होंने ऑफिसर्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि भाई झूम कल्टीवेटर्स को एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा जो है वो दे दिया जाएगा फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि वो जो कल्टीवेटर्स होंगे वो उस विलेज से बिलोंग करने चाहिए, और वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लकड़ी को क्या करेंगे, काटेंगे, और उन जंगलातों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। सो बहुत सारे रीजन्स के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो एस्टैब्लिश कर दिए गए, और फॉरेस्ट विलेजेस मतलब फॉरेस्ट विलेजेस के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो एस्टैब्लिश कर दिए गए, सो दैट के लेबर जो है वो क्या कर सके, उन डिपार्टमेंट्स को, उन फॉरेस्ट्स को उनकी देखभाल कर सके, ठीक है। और वो क्या करते थे, उनको अपॉइंट करते थे, ब्रिटिश जो थे वो उन ट्राइबल पीपल्स को अपॉइंट करते थे कम तनख्वाहों में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है। यहाँ पे बोला गया कि इस तरह की ज़मीनों पे इंग्लिश जो थे वो किस तरह से रह रहे थे। अब आगे ये बोला गया कि बहुत सारे पीपल्स जो थे, ट्राइबल पीपल जो थे वो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उनके उन नए रूल्स को, यानी कि ट्राइबल पीपल्स ने उन नए रूल्स को मानने से मना कर दिया, और वो अपनी ही प्रैक्टिसेस जो थे उनके साथ लगे रहे, यानी कि जिस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे और कल्टीवेशन करते थे वो उसी तरह से करने लगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, और कुछ समय पे ये एक रेबिलियन की तरह सामने आया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जैसा चाह रहे थे वैसा ट्राइबल पीपल्स नहीं कर रहे थे, इसलिए ये एक विद्रोह बन चुका था, और कुछ एक तरह का रिवॉल्ट जो था वो आपको देखने को सामने मिला, जैसे सोनग्राम संगम इन 1906 इन आसाम के अंदर 1906 में सोनग्राम संगम जो था, संगमा जो था, इसके थ्रू एक रिवॉल्ट किया गया। फिर उसके बाद जो था फॉरेस्ट सत्याग्रह जो था 1930 का इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, आसाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गुजरात के अंदर यहाँ पे क्या होने लगा, बहुत सारे विद्रोह जो थे वो चलाए जाने लगे, ठीक है, ताकि उनको जो है वो उनका अधिकार मिल सके, और ब्रिटिशर्स ने जो इलीगली मतलब वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है किसकी, लॉज की, उनको हटाया जा सके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके कमेंट सेक्शन देख के आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग लेक्चर रह जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, वो हम रिमेनिंग लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।